हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हम देख रहे हैं निर्धनता एक चुनौती, हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसमें कल हम लोग बात कर रहे थे निर्धनता एक चुनौती पर, और जिसके विषय में हम लोग आपका इसमें बहुत कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? इसको हमको देखना था और इसी में हम लोगों ने कल सबसे पहले आपका बात करी थी निर्धनता रेखा की। किसकी बात करी थी मेरे प्यारे बच्चों? जो हमारी निर्धनता रेखा है उसकी हम लोग आपका बात कर रहे थे। ठीक है? और इस बाप का निर्धनता रेखा के अंतर्गत कल हम निर्धनता रेखा को मापने के जो आपके तरीके हैं वो हम लोग आपका सीखने की इसमें बात कर रहे थे। ठीक है? और इसी पर हम लोग आज आगे अपना विचार करेंगे और कैसे निर्धनता मापी जाती है इसके विषय में जो सारे अनुमान हैं उनको हम लोग एक एक करके इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देखेंगे और उसको जानने का प्रयास भी करेंगे। क्लियर है? चलिए, ध्यान देना है आपको। तो आज हम लोग यहां से प्रारंभ है हमारा। देखिए, ध्यान रखना है इतना सभी का। देखिए, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन है। अब भारत ने जो एक्सेप्ट किया है कि गांव में एक व्यक्ति को कुल कितनी कैलोरी आवश्यकता है। अब देखिए, गरीबी का निर्धारण किस पर कर रहे हैं? कैलोरी के सिद्धांत पर। तो कितना चाहिए ग्रामीण जो आपके क्षेत्र हैं उनमें? 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। और नगरीय क्षेत्र में इसको बताया गया है 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। बात की चीज मैं आपको आगे फिर बताऊंगा। सबसे पहले आपको नोट करना है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इसको लिखिए, फिर मैं इसके विषय में आपको जो महत्व है वो आपको समझाऊंगा। लिखिए, लिख रहे हैं बच्चों? चलिए देखिए, सबसे पहले चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शारीरिक कार्य करते हैं, कह रहे जो लोग आपका ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनका क्या है, आपका शारीरिक जो आपका कार्य है वो आपका रहता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी जो आपकी कैलोरी है उसकी जो आवश्यकता है वो आपका बनी रहती है। क्या रहती है? जो आवश्यकता है वो आपकी बनी रहती है। अनाज अधिक के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हैं। क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति की जो मौद्रिक व्यय है उन कीमतों की जो वृद्धि है उनको आपका ध्यान में रखते हैं। कैसा होता है? उनको आपका ध्यान में रखा जाता है, समय समय पर संशोधित किया जाता है। इस परिकल्पनाओं के अनुसार आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह, कितने? 816 रुपये प्रति माह, और शहरों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया है। कितना किया गया है प्रति माह? गांव में कितना? 816। देखिए, दो आधार पर इसका निर्धारण है। पहला है 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी का सिंपल सा मीनिंग ये है मेरे प्यारे बच्चों कि गांव में अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी आपका प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं। क्या नहीं है? गरीब नहीं है। और अगर कोई शहर में 2100 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है नगरीय क्षेत्र में तो वो व्यक्ति क्या नहीं है? आपका गरीब नहीं। इसको हमने पैसे में सेम आपका कंपैरिजन किया है। अगर हम लोग उसको पैसे में देखेंगे तो आपको पैसों में दिखाई देगा 816 रुपये आपको गांव में दिखाई देंगे और 1000 रुपये आपको शहरी क्षेत्र में दिखाई देंगे। अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये एक महीने में खर्च करता है और शहर में 1000 रुपये, तो वो व्यक्ति क्या नहीं है? आपका गरीब नहीं है। अगर कोई इस मापदंड से नीचे जाता है तो वो क्या है? वो व्यक्ति आपका गरीब है, वो आपके निर्धनता रेखा की जो लाइन है
उसके नीचे आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कैलोरी का सिद्धांत है, ये अक्सर आपका पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी का आपका निर्धारण किया गया है और शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी का अब आपका निर्धारण है, ये आपको समझना होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप इसको समझते हैं तो चीज़ें बड़े आसान और सरल हो जाएंगी और आपको निर्धनता रेखा की जो लाइन है उसको समझने में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, आपको महत्व उसका समझ आएगा। और देखिए कह रहे हैं कि ये परिकल्पना जो है, हमने जो पैसे वाली आधार बताई कि 816 रुपये गांव में खर्च करता है कोई एक महीने में और 1000 रुपये को शहर में, ये वर्ष 2011-12 के अनुसार हमने आधार वर्ष मानकर ये चीजें आपके डिसाइड की है। कितना? 2011-12 को हमने आधार माना है और इसी आधार को मानने के साथ ये सारी चीजों को हमने डिसाइड किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा चीजों को और इसमें देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है। अब कह रहे हैं कि अगर आप कैलोरी देखोगे तो शहर में कैलोरी तो कम है, क्योंकि कितनी कैलोरी की आवश्यकता है? 2100 कैलोरी की आवश्यकता है शहर के अंतर्गत। और जबकि यहां क्या किया गया है? राशि कैसी रखी गई है? उच्च, यानी कि 1000 रुपये का निर्धारण किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, मुझे बताइए। भाई ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति शारीरिक आपका श्रम कर रहा है तो शारीरिक श्रम के लिए उसकी जो खपत है, उसके शरीर की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वहाँ 2400 रख दिया। लेकिन जबकि वेतन के रूप में अगर देखें, क्योंकि या फिर पैसे के रूप में कि अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये एक माह में खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, क्योंकि गांव में कुछ उत्पाद शहर की तुलना के रूप में सस्ते होते हैं, चाहे अनाज हो चाहे खाने की खाद्य सामग्री हो, इसलिए वहां उसका रेट कम रखा है। और बहुत सारी चीजें जिनको हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए वहां ज्यादा महंगा है तो इसलिए शहर में उसको 1000 रुपये कर दिया गया। कई शहरों में अनेक आवश्यकता वस्तु की कीमतें अधिक होती हैं और कह रहे हैं कि जो आवश्यकता वस्तु की चीजें हैं उनकी जो कीमत है, जो प्राइस है, वो क्या होता है आपका? अधिक होता है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा से नीचे होगा। अब देखिए 2011-12 में अगर कोई सदस्य है लोग और 5 फैमिली मेंबर की कोई फैमिली है और उसकी आय कितनी हो जाए लगभग, ध्यान देखना, 4000 रुपये 80 से कम है, तो इस तरह शहरी क्षेत्र में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 वर्ष में प्रदर्शित सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण द्वारा तथा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किया जाता है। इन दोनों को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि गरीबी का आकलन कौन करता है, तो हम कहेंगे नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, इसको लिख लीजिए, ये गरीबी का आकलन करता है। ठीक है, क्या करता है? गरीबी का जो है आकलन करता है। और ग्रामीण क्षेत्र में एक माह में इतना और शहरी क्षेत्र में इतना, इसका निर्धारण है। देख लीजिए इसको, तो आपको समझ आएगा कि कैलोरी का भी लिख लीजिए और जो है बच्चों एक परिवार में कितना औसत खर्च होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, इसको भी लिख लीजिए। आगे देखिए, अब कह रहे हैं यद्यपि विकासशील देशों के बीच तुलना करें तो विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कैसे? विश्व बैंक जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं? वो भी अपना गरीबी रेखा का वो आपका निर्धारण करती हैं, या वो कंफर्म होना चाहिए। कैसे करती हैं, थोड़ा सा इनको हम लोग आपका देख लेते हैं। देखिए, कौन कर रही है? विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निर्धनता रेखा की क्या करते हैं? एक मानक देते हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति $1.9
2011 की आपके पीपी के अनुसार प्रति व्यक्ति दिन समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1.9 यानी कि लगभग $2 अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वह निर्धनता रेखा के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए तालिका देखेंगे, उसमें स्पष्टीकरण होगा हमारा। तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात 1993-94 लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% के महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011 में आपका निर्धनता रेखा में अनुपात धीरे धीरे गिरा है और कितना हुआ है 22%। यदि इसकी प्रवृत्ति को आगे कुछ निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या 20% आ गई है। देखिए सबसे पहले आप देखिए वर्ष 1993 और आपके 94 में कितने परसेंट गरीब थे? 45% लोग, यानी कि आधी जनसंख्या गरीब थी 1993-94 में। फिर 2004-05 में कितनी बची है? 37.2, यानी कि लगातार सुधार हुआ। सरकार के द्वारा जो आपके प्रयास किए गए, कार्यक्रम चलाए गए, जो आपकी योजना चलाए गए, वो योजना आपकी सार्थक सिद्ध हुई और उस सार्थकता सिद्ध होने में आप देखेंगे डाटों में बहुत अच्छी गिरावट दर्ज करी गई। आगे देखिए अब 2004-05 से 2011-12 में अगर आप देखोगे तो जो नंबर 37.2 था वो कितना बचा आपका? 22%, यानी कि बहुत अच्छा काम किया गया और बहुत ज्यादा यहाँ क्या थी आपकी जो गिरावट है वो आपका दर्ज की गई। क्लियर है? और कह रहे हैं कि अब तो जो अगर आप इसको देखोगे ये 20% से भी नीचे चली गई। ठीक है, अगर हम इसमें बात करेंगे अभी जो नई हमारी जनगणना आएगी उसके अनुसार और हमारे जो स्पष्ट रूप हैं, जो डाटा हैं, वो सारी चीजें और महत्वपूर्ण तरीके से पूरा साफ हो जाएगा। अब देखिए यदि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 और 93 में गिर जाता है तो आपका निर्धनता रेखा की संख्या 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन, यानी कि आपके 27 करोड़। और वर्ष आपका 2011 में गिरावट औसतन 2.2 है। तो 2004-05 में से 2011 बीच में क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि इसके बीच में कितनी गिरावट हुई, वो आपको गिरावट रेट निकाल ली, आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, वो आपका निकल जाएगी। ठीक है, अब ये तालिका दी गई है जिसके हम लोग बात कर रहे हैं। एक तेंदुलकर वो आपके समिति बनी थी और इस तेंदुलकर समिति ने गरीबी के निर्धारण के लिए कुछ चीजें, आपके कुछ डाटा हमको दिया था। सबसे पहले आपको वर्ष ग्रामीण शहरी योग निर्धनता अनुपात और निर्धनता संख्या अब आपके करोड़ में है, यहाँ प्रतिशत में दी गई है। एक बार इसको आप लोग 30 सेकेंड के अंदर सारे पे आपका नजर दौड़ाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इस डाटा सारणी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, तो इतना हमने इसमें पढ़ा और इतना हमने इसमें आपका देख लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और बात करेंगे 1993 और आपके 94 के बीच की। तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्र का नंबर दिया गया है, शहरी क्षेत्र का नंबर दिया गया है और इतने प्रतिशत आपकी गरीबी निकल के आई। और अगर संख्या में देखें तो ये आपका नंबर मिलेगा। ठीक, ऐसे करके पूरा डाटा आपको दिखाई देगा। अब लगभग 22% लोग आज भी गरीब हैं और इस 22% की तुलना कैसे करते हैं? 2.7 यानी कि 7 करोड़ आज भी लोग आपके गरीब हैं। ये सारणी मैंने आपको पहले भी बताई थी। चलिए आगे देखते हैं। बात कर रहे हैं असुरक्षित समूह की, अनसिक्योरिटी में, इसकी थोड़ा हम लोग आपका बात कर लेते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। कैसा नहीं है? जितने सामाजिक समूह हैं, जितने आर्थिक वर्ग हैं,
उनमें क्या नहीं है, एक समान नहीं है। सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षा समूह ग्रामीण ग्रामीण श्रमिक आपके परिवार एवं नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। कौन कौन लोग अपने यहाँ अनसिक्योरिटी फील करते हैं? जो आपके अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो आपका इस चीज को फील करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। और दूसरा जो है, जिसमें और अन्य लोग हैं, अगर हम लोग इसको देखें और अन्य लोगों में, तो हमको ये चीजें थोड़ी सी और समझ आएंगी। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं ये अपने आप को अनसिक्योरिटी फील करते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि ऐसे ही आपके श्रमिक जो परिवार होते हैं वो, और जो आपके नगर में अनियमित जो आपके लोग मजदूरी करते हैं, वो भी क्या है, असुरक्षा की भावना रखते हैं। आरेख 3.1 में इन समूहों के लोग निर्धन लोगों के प्रतिशत को आपका दर्शाता है। यदि भी निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत का समूह 22 है। कितना है? 22% दिखाया गया था हमको। और अगर हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति 100 में से 43 लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं कि अगर जो इतना ये 22 नंबर जो हमको 22% मिला है, 22% में जितनी भी अनुसूचित जनजाति अगर उनको देखें, तो उनको देखने के लिए हमको साफ और स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि क्या है, कि जितनी भी आपकी जनजाति हैं उनमें से 43% लोग ऐसे हैं जो आपको गरीबी के डाटे में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। गरीबी का जो डाटा है उसमें से 43 लोग ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। इस तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे हैं। लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 29% अनुसूचित जातियों में निर्धारित है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सर्वाधिक वंचित सामाजिक समूह का भूमिहीन अनियमित दैनिक, आप देखेंगे जितना भी ये आपको गरीब लोग मिलेंगे, ये अनियमित जो कंडीशन है, ये बेचारों की इनकी दिहाड़ी के बेस पर इनकी जो होती है सैलरी का आपका निर्धारण है। उनका दूसरी असुविधा समस्या की गंभीरता को वो आपका दिखाता है। हाल ही के कुछ अध्ययनों में आपका दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवार को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह जैसे अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक, शहरी अनियमित मजदूर निर्धनता में कमी आई है। कह रहे ये जो व्यक्ति हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, इनको छोड़कर इन तीनों के आप देखोगे इन समूह में क्या आई है, 1990 दशक के बाद आपकी इनकी गरीबी में गिरावट आई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के में आपकी गिरावट नहीं आई है। क्लियर है बच्चों? इतना समझ आया आपको? देख रहे हैं बच्चों कि आपका निर्धनता रेखा की जो लाइन है उसमें क्या कंडीशन है, कितना प्रतिशत इसमें हम लोगों को आपको साफ इस पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। थोड़ा देखते हैं इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त, कह रहे जो ये आपके सामाजिक समूह जिनके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे, इन समूहों के अतिरिक्त अगर आप देखोगे परिवार में आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। कुछ संदर्भ में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को भी ढंग से परिवार की उपलब्ध संसाधनों तक वंचित जो है आपका नहीं किया जा सकता। आप क्या नहीं कर सकते, उनको आपका अच्छे से हम जो है उनको वंचित जो है आपका नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए शिव रमन की कहानी को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं
कि क्या है शिवरमन की कहानी। देखिए, तमिलनाडु के ककरू कस्बे के निकट एक छोटे गांव में रहता है। वह कुरुहस्करगा में बिजली घर में अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन मोची जाति का है। किसका है? मोची जाति का है। और प्रति दिन वो कितने रुपए कमाता है? 160 रुपए के हिसाब से खेतीहार मजदूर के रूप में काम करता है। ठीक है, ये आपको देखना है। प्रतिदिन हिसाब से कमाता है। और क्या है? खेतीहार आपका श्रमिक मजदूर है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जीआईसी ऑडली। अच्छा बताइए, कोई बच्चा है किसी स्कूल से जो आपका पढ़ना चाहता है? पढ़ सकता है? है कोई बच्चा? बहुत बढ़िया। जीआईसी ऑडली। हिमांशी राणा। हिमांशी शिव राणा, कुमार चलो बेटे। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आयुर्थियार मोची जाति का है और अब वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ कैसे पढ़िए? बीमार है। बी, बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं, जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनके से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तु खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, बाहर है शादी करनी, इसीलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की का घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है। शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक बार ताली हो जाए सभी स्कूल से इस बच्चे के लिए। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बच्चों देखिए, ये आपने पूरा पढ़ा है, आप इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। बैठ जाइए आप, तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, आप एक कंडीशन देखेंगे, एक व्यक्ति है जो आम साधारण व्यक्ति है, जो खेतीहार मजदूर है। उसकी कहानी को पढ़ के हमें केवल ये शिक्षा मिलती है कि एक गरीब व्यक्ति के सामने कितनी सारे ऑब्स्टिकल हैं, कितनी सारी आपकी चुनौतियां हैं, वो उन चुनौतियों से कैसे दूर करे। अब देखिए, उसके एक अपने परिवार की समस्या है। पहली समस्या तो यही है कि उसको संपूर्ण रोजगार नहीं मिल रहा, जो उसको वर्ष भर आपका रोजगार मिले। जो उसका रोजगार है वो कैसा है? अनियमित रोजगार है, यानी कि उसको कंटिन्यू जो है रोजाना आपका मजदूरी नहीं मिलती। मिलती है तो कितनी मिलती है? 160 रुपए। और जब उसको नहीं मिलती अनियमित, यानी कि 4-5 महीने मिलती, तो कभी कभी आपका 100 रुपए में काम करना पड़ता है। माता घर में बीमार है, परिवार के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है। तो देखिए, ये सारी समस्याएं आम रूप में हर परिवार में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी आपका गरीब व्यक्ति के लिए। देखिए, खाना के लिए तो व्यक्ति आपका संघर्ष कर सकता है, कमा सकता है, लेकिन परिवार की और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब इसमें एक शब्द आया था कि बच्चों के लिए किताब खरीदना आपका विलासिता है। अब मुझे बताइए, किसी बच्चे को किताब पढ़ना है,
आप मान लीजिए आपको कभी कुछ आपको मनोरंजन करने का मन होता है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास पैसा है और आप पैसा देकर आप उस वस्तु को खरीद सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा शायद आपकी कक्षा में, आपके गांव पड़ोस में, जिसके लिए जूता पहनना विलासिता हो, शायद उसको जूता वर्ष भर ना भी मिलता हो क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना हो। तो यही कारण है बहुत सारे जो आपको एक गरीब परिवार के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे कि उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है। क्लियर है? और जैसे हम लोग आपका नंबर देख रहे थे कि पहले हमारे यहाँ कितनी गरीबी थी, और जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रारंभ में ये बताया था, जब हम लोग आजाद हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ही ये थी कि हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन, लगभग 60-65% आपका गरीब थी। इतनी गरीब के लिए कैसे आप खाने का प्रबंध करेंगे? और हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? फूड सिक्योरिटी, कि हम कम से कम खाद्यान्न सुरक्षित तो हों। डेवलपमेंट तो बात की चीज है। तो प्रारंभ से लेकर अब तक हमारी सरकार की नीति रही है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हम खाद्यान्न में क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे। क्लियर है? उस समय एक सिस्टम चलाया गया था आपका पीडीपी। क्लियर है? आज भी देखिए गांव में जो है राशन की दुकान होती है, जिसको हम लोग कंट्रोल की दुकान बोलते हैं। क्लियर है? हर गांव में जो आपके गरीब व्यक्ति हैं उनको, किसी को आपके मुफ्त में आपका राशन मिलता है, किसी को बहुत उचित दर पर आपके गेहूं चावल मिलते हैं। ये सब उसी योजना का पार्ट है ताकि गरीबी को दूर कर सकें और लोगों तक क्या है, खाद्यान्न की जो आपकी चीजें हैं हम उनको उपलब्ध करा सकें। इसलिए ये सरकार का आपका प्रयास रहा है। अब देखिए, आपको जब इसमें पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, राज्यों में अलग अलग राज्य हैं। वर्ष 2011-12 में आपका निर्धनता का अनुपात कितना है? 22% है, आपका 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। कैसा है? एक नेशनल जो आपका बेंचमार्क सेट किया है कि इतनी गरीबी होनी चाहिए, यानी कि इतने को हम कुछ भी हो जाए इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। क्लियर है? हम कोशिश करेंगे नीचे जाए। लेकिन ये ऐसे राज्य हैं, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, उड़ीसा, यहाँ निर्धनता आपको ज्यादा मिलेगी। कैसा मिलेगा आपको? निर्धन लोग ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? जैसा कि आरेख आपको 3.2 में आपको देखने के लिए मिला है, बिहार, उड़ीसा क्रम से आपके 33.7 और 32.6% निर्धनता के साथ दोनों सर्वाधिक आपके राज्य बने। यानी कि अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक गरीबी कहां है तो आप बताएंगे बिहार और उड़ीसा, दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक आपका क्या है, गरीबी की पॉपुलेशन रहती है, जहां सर्वाधिक गरीब जनता रहती है। क्लियर है? आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। देखिए, सिंपल कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि गरीबी केवल शहर में ही है, गांव और शहर दोनों में क्या है, आपका निर्धनता आपके बराबर बनी हुई है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, भारत में दो ऐसे राज्य हैं जिनमें निर्धनता सर्वाधिक है, ग्रामीण रूप में भी और शहरी रूप में भी। लिखिए, लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों, आप इसी तरह से बढ़ चढ़कर अपना हिस्सेदारी लेते रहिए। और मैं देखता हूं कि जैसे कि हम लोग और बहुत सारी क्लासें पढ़ाते हैं, लड़कियां सबसे ज्यादा उत्साहित होती हैं पढ़ने में और नोट करने में भी और चीजों को समझने में भी, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसी तरह से आप सब लोग अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्लास को पढ़िए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।